यस स्टूडेंट, विजुअल डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का भारत और समकालीन विश्व जो हिस्ट्री की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर समझने वाले हैं। विजुअल डिजिटल स्कूल आपके लिए एक बेहतरीन सुविधा लेकर के आया है। निश्चित रूप से आप इस चीज को पढ़ेंगे तो एक एक कंसेप्ट आपके बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप सभी ध्यान से सुने। माई सेल्फ आरपी वैष्णव, मैं आपको एसएसटी कंप्लीट कराऊंगा। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो अपना टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है इसको अपन समझने के लिए सबसे पहले इसका इंट्रो लेते हैं, परिचय। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है वो कैसा है, एक सामान्य चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं। 19वीं सदी में क्या हुआ था, ये जो यूरोप है इस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। कब हुआ? 19वीं सदी में। जब 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया तो यूरोप के अंदर परिवर्तन हुआ। कहां हुआ या किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? एक परिवर्तन हुआ अपने राजनीतिक परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन आया वह परिवर्तन था मानसिक परिवर्तन। ये दो परिवर्तन हुए अपने किस दौरान? जब यूरोप में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। अब जब राष्ट्रवाद का उदय हो गया तो यूरोप जो पहले विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, विभिन्न सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था, वहां पर जब राष्ट्रवाद का उदय हो गया यानी नेशनलिज्म जब आ गया तो यहां स्थापना हुई राष्ट्र राज्य की। किसकी स्थापना हो गई? राष्ट्र राज्य की। अब ये राष्ट्र राज्य क्या है? पूरा ही चैप्टर जो चलेगा ये दो बिंदुओं पर चलेगा। पहला चलेगा राष्ट्रवाद, दूसरा राष्ट्र राज्य। क्वेश्चन जो भी बनेगा कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, यूरोप में राष्ट्रवाद किसने योगदान दिया या क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब राष्ट्र राज्य क्या है उसके बारे में अगर अपन देखते हैं तो राष्ट्र राज्य में क्या होता है, जो शासक थे, जो नागरिक थे, इन शासकों और नागरिकों में एक भाव था। वो भाव कैसा था? साझावाद। यानी दोनों का, शासकों का और नागरिकों का समान भाव था। शासक वर्ग और नागरिक वर्ग जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे थे वह विचारधारा एक हो गई थी। जब विचारधारा एक होती है तभी राष्ट्रवाद का उदय होता है। दूसरा बिंदु इतिहास, जिसको अपन विरासत भी कह सकते हैं। शासकों और नागरिकों में एक साझा भाव तो पनप गया, फिर उनका इतिहास भी साझा हो गया, विरासत साझा। ये जो विचार हुआ, इस विचार की बदौलत ही राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। ये सामान्य बात है। अब इस बात को अपन विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक
क्योंकि पूरा चैप्टर ही 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इसने अपने को समझना है। तो वापस एक बार ध्यान देना, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद की वजह से राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रवाद जब आया तो यूरोप के लोगों में मानसिक परिवर्तन आ गया, यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हो गया, और इस राजनीतिक परिवर्तन की वजह से, इस मानसिक परिवर्तन की वजह से ही यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र राज्य क्या होते हैं? तो राष्ट्र राज्य का मतलब होता है कि शासकों और नागरिकों का जो साझा भाव रहता है, साझा इतिहास रहता है, साझा विरासत की जो भावना रहती है, वही राष्ट्र राज्य कहलाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, ये जो भावना है राष्ट्र राज्य की, ये भावना उनको विरासत में नहीं मिली, यूरोप वासियों को लंबे संघर्ष का परिणाम था। किसका? लंबे संघर्ष का। लंबा संघर्ष करा साझे भाव के लिए, तब जाकर के राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं, एक फ्रांसीसी दार्शनिक रहे, अर्नेस्ट रेनन, अंसर्ड रेनन कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है अंसर्ड रेनन। इन्होंने एक लेख या एक व्याख्यान दिया यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, जिसका हेडिंग था यूरोप में राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य क्या है उन्होंने बताया। अब ये जो अंसर्ड रेनन है, इन्होंने अपने व्याख्यान में बताया, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्र राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य क्या है? राष्ट्र के बारे में जब सामान्य परिभाषा पढ़ी जाती है तो आता है कि कोई भी राष्ट्र जो होता है उसमें कोई भी जो राष्ट्र होता है उसमें एक तो साझा भाव रहता है, समान उनका क्षेत्र रहता है, समान उनका धर्म रहता है, ये उनकी पहचान रहती है किसी भी राष्ट्र के लिए, जो बहुत जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, समान नस्ल। जब भाव एक हो जाता है, क्षेत्र एक हो जाता है, धर्म एक हो जाता है, नस्ल सारी एक हो जाती है, तो बनता है राष्ट्र। लेकिन अंसर्ड रेनन जो फ्रांस के कौन थे? दार्शनिक। इन्होंने इस बात की आलोचना कर दी, आलोचना कर दी, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र राज्य के लिए जो शर्तें हैं, यानी कोई भी राष्ट्र राज्य जो होगा उसमें क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, तो उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया कि राष्ट्र राज्य की शर्तें, यानी क्या कंडीशन रहनी चाहिए, एक राष्ट्र राज्य में क्या क्या चीज रहनी चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहली बिंदु बताया, शर्त जो कंडीशन बताई, कहा कि किसी भी राष्ट्र राज्य में एक तो समान भाव रहना चाहिए, समान भाव, या अपन कह सकते हैं साझा भाव रहना चाहिए नागरिकों में।
फिर बताया कि संकल्प की इच्छा। संकल्प कैसा? वही समान संकल्प या साझा संकल्प, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो भाव रहना चाहिए वो समान भाव रहना चाहिए, और उनमें राष्ट्र राज्य बनाने का संकल्प रहना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि साथ मिलकर किसी महान कार्य को करने की इच्छा रहनी चाहिए, करने की इच्छा। अब ये जो इच्छा है ये आगे भी जारी रहनी चाहिए, उन्होंने कहा, और आगे भी रहनी चाहिए। एक बात जो उन्होंने राष्ट्र राज्य, किसने? अनसर्ड रेनने ने राष्ट्र राज्य क्या होता है इसकी 3 शर्तें टोटल है। उसमें पहली शर्त जो उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र राज्य में समान भाव रहना चाहिए। जब समान भाव आ जाता है फिर उन्होंने कहा कि समान संकल्प की इच्छा रहनी चाहिए, और दूसरा तीसरी बात उन्होंने इसी में कही कि किसी भी महान कार्य को, काम नहीं, काम कई प्रकार के होते हैं, महान कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति रहती है वह इच्छा और भी आगे रहनी चाहिए, यानी वह हमेशा महान कार्य को करता रहना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र राज्य रहता है वह राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक बहुत बड़ी एकता, राष्ट्र एक बहुत बड़ी एकता की भावना है। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई। और तीसरा जो बिंदु उन्होंने कहा, किसी भी राष्ट्र का होना, किसी भी राष्ट्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वतंत्रता की गारंटी है। किसी भी राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी है साहब। राष्ट्र तभी है जब वह स्वतंत्र है। कोई राष्ट्र है उसमें एकता की भावना रहनी चाहिए, उसमें संकल्प की भावना रहनी चाहिए, वहां के लोगों का साझा भाव रहना चाहिए, और वहां के जो लोग हैं उनमें किसी महान कार्य को करने की इच्छा रहनी चाहिए, और वह इच्छा आगे भी रहनी चाहिए। यह शर्त बताई थी किसने? इन्होंने, अंसल्ड रेनन ने। ये अंसल्ड रेनन कौन? फ्रांस का दार्शनिक। ये महत्वपूर्ण बिंदु था इसको पढ़ने से पहले। अब जब अपन इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई राष्ट्र राज्य क्या है ना, तब इससे पहले मैं आपको कुछ शब्द बताऊं जो बार बार अपने को पूछा जाएगा। एक चित्र से अपना चैप्टर शुरू होता है, यूरोपीय राष्ट्रवाद का उदय। अब इसको समझने से पहले कुछ एक पारिभाषिक शब्दावली, कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड जो बार बार अपने को परेशान करेंगे उनको अपन पहले ही अगर क्लियर कर देते हैं, अपन समझ लेते हैं, तो पूरा चैप्टर इजी में अपने समझ में जाएगा। पहला शब्द है कल्पनादर्श। जिसको नाम दिया यूटोपिया। अब ये यूटोपिया क्या है? यूटोपिया
एक ऐसे समाज की कल्पना है, यानी कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो बहुत आदर्शवादी है और जिसका पूरा होना लगभग असंभव है। एक शब्द आएगा कल्पनादर्श, यानी यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना है, उस समाज में वो समाज कैसा है? बहुत आदर्शवादी, बहुत ही आदर्शवादी समाज है। अब जो बहुत ही आदर्शवादी जब समाज रहता है जिसका पूरा होना लगभग असंभव है। ध्यान दे देना, समझ लेना इस शब्द को, क्योंकि चित्र जो दे रखा है पहला ही फ्रेडरिक सोर्यू का, जो यूरोप में अपने को राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बहुत कुछ जानकारी देगा, इसी शब्द पर टिका हुआ है। दूसरा शब्द आता है उदारवाद। लिबरलिज्म, ये क्या है? उदारवाद व्यक्ति की आजादी से संबंधित है। व्यक्ति की आजादी है। दूसरा बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है, कानून के समक्ष समानता। यही उदारवाद है। यानी जब भी उदारवाद शब्द आएगा तो पहली बात इसमें रहनी चाहिए कि व्यक्तियों को आजादी है, या व्यक्ति के पास में आजादी है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कहीं पर भी कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी बराबर है, समाज के सभी वर्ग बराबर रहते हैं, उसको उदारवाद कहा जाता है। फिर आता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या है? ये यूरोप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कौन सा? कुलीन वर्ग। यूरोप का सबसे शक्तिशाली वर्ग, ये इनको जमींदार भी कहा गया है। यानी ये जमीनों के मालिक हुआ करते थे, और यूरोप में सबसे शक्तिशाली जो वर्ग था वह था अपना कुलीन वर्ग। कौन सा था? कुलीन वर्ग। तीसरा बिंदु आता है निरंकुशवाद। ऐसी सरकार का शासन, ऐसी सरकार का शासन। निरंकुशवाद क्या है? ऐसी सरकार का शासन व्यवस्था जिस पर किसी का कोई अंकुश न हो, वह निरंकुशवाद कहलाता है। यानी ऐसी सरकार का शासन या ऐसी सरकार की शासन व्यवस्था जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, अंकुश नहीं है, यानी उसको कोई कहने वाला नहीं है, वह निरंकुश होता है। और इतिहास में इसी को निरंकुश सरकार कहा जाता है। एक शब्द आता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? ये पुरानी परंपराओं पर आधारित रहता है। जो पुरानी परंपराओं
और रिवाजों पर बल देता है वह रूढ़िवाद कहलाता है। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं इस चित्र की तरफ जो अपना बुक्स में दे रखा है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आपके समझने में आसानी रहेगी। इसको समझने का प्रयत्न करना। ये जो चित्र है ये किसका है? सबसे पहले तो बात अपने को समझने वाली यह है, ये चित्र किसका है? फ्रेडरिक सोरियू का है। किसका है? फ्रेडरिक सोरियू का है। अब ये जो फ्रेडरिक सोरियू का जो चित्र है इसमें इसने क्या दर्शाने का प्रयत्न करा? क्या दर्शाने का प्रयत्न करा? तो ध्यान देना, ये जो चित्र है फ्रेडरिक सोरियू का चित्र है और इसने इसमें क्या दर्शाया? तो वही कल्पनादर्श, जिसको यूरोप की भाषा में यूटोपिया कहा गया। अब कल्पनादर्श क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना है, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना है जो बहुत ही आदर्शवादी है, बहुत ही आदर्शवादी है, जिसका पूरा होना लगभग असंभव है। ऐसे एक समाज की, एक ऐसे एक राष्ट्र की कल्पना की थी फ्रेडरिक सोरियू ने। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रांस का चित्रकार। फ्रांस का चित्रकार था जिसने यह चित्र बनाया था 1848 में। 1848 में फ्रांस का एक चित्रकार हुआ जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। उसने एक चित्र बनाया जो चित्र था पूरी तरह कल्पना दर्श पर आधारित, यूटोपिया पर आधारित था। अब इस चित्र को जब अपन देखते हैं, ये जो फ्रेडरिक सोरियू ने जो चित्र बनाया एक सपनों का ऐसा संसार था, सपनों का संसार था, सपनों का संसार। ये एक सपनों का संसार था। इस सपनों के संसार में, या ये सपनों का संसार किस पर टिका हुआ था? प्रजातंत्र के पर टिका हुआ था। प्रजातंत्र या गणतंत्र के द्वारा बना हुआ था। यानी फ्रेडरिक सोरियू का जो चित्र है वह किस पर था या क्या था? तो सबसे पहले तो कल्पना दर्श इसको कहा गया, यूटोपिया कहा गया। कल्पना दर्श या यूटोपिया क्या होता है? एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई है जो बहुत ही आदर्शवादी है, जिसका लगभग पूरा होना असंभव है। ये जो चित्र उन्होंने बनाया ये एक सपनों का ऐसा संसार था जो प्रजातंत्र पर टिका हुआ था, अर्थात प्रजातंत्र के द्वारा बना हुआ था या गणतंत्र के माध्यम से बना हुआ संसार था। अब इस चित्र में क्या है या कौन लोग शामिल थे? तो ध्यान दीजिएगा, इस चित्र के अंदर कौन थे अपन देखते हैं। सबसे पहले यहां पर जो शामिल थे वह है यूरोप और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका इसमें शामिल हुए। अब यूरोप और अमेरिका जब इसमें शामिल हुआ, किसमें? फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा बनाए गए चित्र में यूरोप और अमेरिका जब शामिल हो गया। अब इस चित्र में क्या चीज दिखाई दे रही है? सबसे पहले जो चीज है वो ध्यान देना, ये एक देवी का चित्र है। ये देवी कौन? स्वतंत्रता की देवी।
यानी उस समय जब 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में यूरोप में जब राष्ट्रवाद आया तो उन्होंने स्वतंत्रता को किस तरह से माना? एक देवी के रूप में, अर्थात नारी के रूप में माना स्वतंत्रता को, इसको एक नारी का रूप माना। इस नारी के एक हाथ में मशाल है। ये जो मशाल है वह ज्ञान के उदय का प्रतीक है। ये जो मशाल है इसके हाथ में, स्वतंत्रता की देवी के हाथ में, ये ज्ञान के उदय का प्रतीक है। और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र है। दूसरे हाथ में क्या है? घोषणा पत्र। घोषणा पत्र काहे का? नागरिकों के अधिकारों का। नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब इसमें सबसे आगे जो चल रहे, देखो ये लाइन जो शुरू हुई है यहां से, इससे बहुत पीछे से ये आरंभ हुई है और इसमें ठीक आगे चल, मूर्ति से भी आगे जा रही है। इसमें जो सबसे आगे है वो लीडरशिप कर रहे हैं। लीडरशिप कौन कर रहे हैं? ध्यान देना, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये दोनों ही इस जुलूस का, किसके अकॉर्डिंग? फ्रांस का जो चित्रकार था फ्रेडरिक सोरियू के अकॉर्डिंग, इस का नेतृत्व, लीडरशिप कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्यों कर रहे हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह उस समय राष्ट्र राज्य बन चुके थे। राष्ट्र राज्य बन चुके थे। इसके बाद में जस्ट देखो, आराम से चित्र देखना, सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गई, स्विट्जरलैंड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर राष्ट्र राज्य बन चुका था। राष्ट्र राज्य क्या? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जिनका समान भाव रहता है, साझा भाव रहता है ना, जिनका साझा इतिहास रहता है, शासकों और नागरिकों का पहचान का भाव एक समान रहता है, वह राष्ट्र राज्य होता है। सबसे आगे, और अभी अभी इस मूर्ति के जस्ट पास में पहुंचे हैं फ्रांस। ये फ्रांस है। इस ध्वज से, इस ट्राइक एंगल का जो फ्लैग है, तिरंगा जो है, ये फ्रांस का है। फ्रांस के लोग अभी इसी मूर्ति के पास में पहुंचे हैं, इसकी वंदना करते हुए आगे जा रहे हैं। अब फ्रांस इसके जो बाद में आया, इसकी वंदना कर रहा है, क्योंकि यह भी, यहां पर भी स्वतंत्रता की चाह इनके लोगों में थी। इसके बाद में जो सुनहरे रंग का, काला, लाल और ये सुनहरे रंग का जो तिरंगा लेकर के जा रहे हैं, ये जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी के लोग, ये सुनहरा रंग क्या दर्शा रहा है? सुनहरा रंग, मैंने एक शब्द बताया था, उदारवाद। उदारवाद की अभिव्यक्ति करता है। यानी जर्मनी के लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्रवाद यहां आए, राष्ट्रवाद का उदय हो। हालांकि जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया था, फ्रांस में राष्ट्र राज्य बन चुका था, उस समय जर्मनी में राष्ट्र राज्य नहीं था। लेकिन इस सुनहरे रंग से पता लगता कि वहां के लोगों में भी राष्ट्र राज्य की भावना थी, उदारवाद की भावना पनप रही थी, उनमें इच्छा थी कि वे राष्ट्र राज्य की ओर बढ़े। इसके बाद में जो ये लोग रैली चल रही है, इसमें पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया,
इत्यादि देशों के लोग भी पीछे पीछे चल रहे थे। पीछे पीछे चल रहे थे ये चित्र। फिर उसके ऊपर अपन जाते हैं, ईसा मसीह दिखाई दे रहे हैं, ये परियां दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये सारी व्यवस्था को ईश्वर देख रहा है, ये भाईचारे का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात, या नीचे देखो, ये जो देखना, ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है? टूटी हुई वस्तुएं दिखाई दे रही। ये क्या था? राजतंत्र जो था, राजतंत्र के ध्वंस अवशेष थे। यानी राजतंत्र जा चुका है, बिखर चुका है, टूट फूट चुका है। यह था फ्रेडरिक सोर्यू का चित्र। यह जब अपने समझ में आ जाता है, उसने कल्पनादर्श यानी यूटोपिया की जो कल्पना की थी, उसमें इतनी सारी बातें आती है। और ये जब अपन क्लियर हो जाता है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रांस का चित्रकार, ठीक है ना? चित्र कब बनाया? 1848 में। स्वतंत्रता की प्रतीक कौन थी? स्वतंत्रता की प्रतीक जो देवी थी, वह नारी के रूप में माना गया उसको। उसके एक हाथ में क्या था? मशाल। मशाल किसका प्रतीक? ज्ञान के उदय का प्रतीक। दूसरे हाथ में क्या था? घोषणा पत्र। किसका? नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ये देवी की बात हो गई। इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे थे। इसके बाद में फ्रांस जो अभी अभी इसकी वंदना करते हुए जस्ट इस देवी के पास में पहुंचा है। तिरंगे रंग का झंडा जिसके हाथ में है, राष्ट्रवाद का प्रतीक है, क्योंकि फ्रांस में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रांस में सबसे पहले जब 1789 में फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, मूवमेंट हुई थी, उस 1789 की वह उसका प्रतीक है। इसके बाद में जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी जो उस समय राष्ट्र राज्य नहीं था, लेकिन उसका जो 3 रंग का झंडा था, काला, लाल और सुनहरे रंग का, यह सुनहरा रंग उदारवाद का प्रतीक था। उदारवाद का मतलब वह लोग आजादी चाहते थे, यानी राष्ट्रवाद की स्थापना करने की उनमें प्रबल इच्छा थी। उसके बाद में जो रैली में चल रहे हैं लोग, इंग्लैंड के, हॉलैंड के, पोलैंड के, ऑस्ट्रिया के, लॉम्बार्डी के, है ना, ये सारे अलग अलग जो यूरोप अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, जो एक राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं था, लेकिन उनमें चाह होगी, क्योंकि वहां सभी निरंकुशवाद का उदय हो चुका था। उस निरंकुशवाद को समाप्त करने की इन सब में प्रबल इच्छा थी। तो हुआ भी समाप्त। जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये सारा निरंकुशवाद की समाप्ति, राजतंत्रवाद की समाप्ति का प्रतीक बताया गया। ये फ्रांस का जो चित्रकार था, फ्रेडरिक सोर्यू का चित्र बताया। ये फ्रेडरिक सोर्यू की जो कल्पना थी, वह कल्पनादर्श या जिसको यूटोपिया कहा गया, इस चित्र का नाम। इसमें क्या था? सपनों का संसार, जो किस पर टिका हुआ था? प्रजातंत्र पर टिका हुआ था, गणतंत्र पर टिका हुआ था। बहुत ही आदर्शवादी संसार था। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब